धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन रखा और फिर उसके बाद जनता से अपील की ईरान की कि भड़क जाओ और आयतुल्लाह अली खामनेई की, यानी जो वहां पर एक धार्मिक सत्ता 1979 के बाद से चली आ रही है उसको उखाड़ कर फेंक दो। लेकिन लगता है नेतन्याहू, या यूं कहूं कि इजराइल और अमेरिकी या यूरोप की जो दुनिया इस परपंच को रच रही थी उससे ईरान और ज्यादा मजबूत हो गया है। वो लोग जो ईरान में वहां की धार्मिक सत्ता का विरोध कर रहे थे वो भी अब ईरान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है? क्या ये वक्ती है या लंबे समय तक ऐसा माहौल वहां पर बना रहेगा? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हैदराबाद से कृष्णकांत जी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मैडम आईसीयू में हैं पिछले 2 दिनों से। पहले उनकी हालत के बारे में बताइए। हमारे व्यूवर भी बहुत परेशान हैं। कुछ लोग तो ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि कोई होम्योपैथ की दवा आती है उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। होम्योपैथ की दवा की है जो कि पपीता के पत्तों से बनता है, तो वो हालांकि हम लोग नहीं प्रोक्योर कर सके। और उसका जूस लेने की बात है तो उनको वॉमिटिंग फीलिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए जो भी जा रहा है वो ड्रिप से ही जा रहा है। हालांकि आज सुबह में उन्होंने कुछ नाश्ता किया, जैसा हम लोग गए थे उन्होंने बताया हम लोगों को। और बेसिक चीज है कि प्लाटलेट अभी भी 30,000 पे लगा हुआ है, लेकिन अब रुकना बंद हो चुका है। और डॉक्टर को बहुत उम्मीद है कि आज शाम से नहीं तो कल सुबह से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो 1-2 दिन में आईसीयू से बाहर आ जाएंगी। और बाकी जो कमजोरी है वो वगैरह सब है, वह सब तो टाइम लगता है। डेंगू का या छोटा सा चीज डेंगू कहें या डेंगी कहें, बड़ा ही भयानक हो सकता है और इससे हमें बच कर रहना चाहिए। तो आज के भी जमाने में एक बंदे ने वहां पे डॉक्टर इन्होंने कहा कि आप लोग जातीय आधार पे चुनाव देंगे तो वह जनता के बीच में जो मच्छर है वो तो है ही है, जो मच्छर नुमा भर भरा के जो हमारे नेता बन गए हैं वह भी हमारी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। सही बात है। वो भी तरह तरह की बीमारियां हमारे जिस्म में, हमारी जिंदगियों में भर ही रहे हैं। खैर, हमारी कामना है कि जल्दी से वो ठीक हो जाएं, क्योंकि आप भी अस्पताल की आजकल भागदौड़ में जो है काफी परेशान हो चुके होंगे। अब बात करते हैं एक सवाल की जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रहा है। जो हालत पिछले 4 दिनों में ईरान ने इजराइल की कर डाली है, तो लोग उसी सवाल को उठा रहे हैं कि अगर ये कदम ईरान ने पहले उठा लिया होता तो ना तो गाजा इतना तबाह होता, ना हिजबुल्ला को पीछे हटना पड़ता, ना बशर अल असद को सीरिया छोड़ना पड़ता। और अगर ये सब के सब वही जो आप हमेशा कहते आएंगे कि सामूहिक तौर पर अगर इजराइल पे हमला कर देते, जैसे आज सिर्फ हूती ही ईरान के साथ हमला कर पा रहे हैं इजराइल पर, अगर सोचिए कि उधर से हिजबुल्ला का हमला हो रहा होता, उधर से हमास का हमला हो रहा होता, उधर इराक की मिलिशिया भी हमला कर रहे होते, तो शायद ये जो इजराइल नाम का नासूर है जो इस क्षेत्र में पूरे शांति के लिए खतरा बना हुआ है, उसका रोग ही ना कट जाता। सर, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। थोड़ा मोड़ा मैं इनपुट जोड़ दूं कि जो भागने की जहां तक बात कर रहे हैं, और बहुत सारे इजराइल के टॉप मिलिट्री सिविलियन लीडर्स, यहां तक कि साइंटिस्ट को भी इन्होंने मार दिया, वह चीज संभवतः ना होता। और ना ही इजराइल के नेतन्याहू के जहाज को वहां से भाग के साइप्रस जाना पड़ता या कहीं इजिप्ट में भागना पड़ा। खुद संभवतः नहीं भागे, खुद इजराइल के अंदर भी है। और जहां तक हुतीस की बात है, उनका कहना है कि उनके मिसाइल जो हैं अब वो ईरान के सिंक्रोनाइजेशन के साथ उसके साथ काम कर रहे हैं। ईरान की जहां तक बात है, उनके ड्रोन बड़े ही शांति से और चुपचाप से और पूरी संख्या में पहुंच रहे इजराइल में। और इजराइल में जो तबाही का मंजर है यह पहले दशकों में नहीं हुआ था। 1966 वगैरह के युद्ध में भले थोड़ा मोड़ा हुआ होगा। और इनका हाइफा पोर्ट से लेके जहां तक कि हमारे अदानी का भी जो पोर्ट बनाने का है 1 से 2 बिलियन के बीच में, मिलियन नहीं मतलब अरब नहीं, खरब डॉलर के बराबर जो आता है। और वहां पे जो चीजें तबाही जो मचाई गई है वह भयानक है। साथ साथ तेल अवीव के जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस पर भी बहुत जबरदस्त है। इजराइल रो रहा है कि उसके सिविलियन क्षेत्र में मारा जा रहा है, हमने उसके मिलिट्री क्षेत्र में मारा है। लेकिन साथ साथ यह भी न्यूज आया है कि इजराइल के अंदर में अब स्कूलों में आईडीएफ के जो जवान है वो छुपे हुए हैं। और इनको वह नजर नहीं आता कि गाजा में किस तरह से स्कूलों पर बमबारी करके सिविलियन को मारा है, उसकी बात नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर मैं पूरी तरह से सहमत हूं। एक लाइन यह भी जोड़ना चाहूंगा
कि इजराइल की पूरी कोशिश है, उन्होंने जो ट्रंप से बातें की हैं, यह तो खुलासा हो ही चुका है कि सारी तैयारी चल रही थी ईरान के न्यूक्लियर जितना भी उनका फैक्ट्रीज वगैरह है उस पर आक्रमण करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर पिछले 6 महीने से तैयारी चल रही थी, चाहे बाइडेन और ट्रंप हो। उन्होंने ट्रंप को कहा आप भी इसमें आए, तो ट्रंप ने इतना ही कहा कि जरूरत पड़ने पर हम जरूर आएंगे, लेकिन अभी पुतिन मध्यस्थता कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मध्यस्थता हो जाएगी। ईरान ने कहा है कि हम किसी भी मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है अनलेस की इजराइल पूरी की पूरी लड़ाई बंद ना करे, और वह बदला लेने के लिए तैयार है। उनका कहना है, जो कि अमेरिकी न्यूज़पेपर में आ रहा है, कि इजराइल का जो मेन स्ट्राइक फोर्स है, जो मिसाइल्स है, उसका इस्तेमाल उन्होंने अभी शुरू नहीं किया है, संभवतः वह करेंगे। जी, दो सवाल है मेरे सर। एक तो चलिए आयरन डोम सिस्टम हो सकता है खराब हो गया हो, थार्ड भी लग गया है अमेरिका का, क्या वो भी इसराइल को नहीं बचा पा रहा है? हालांकि आप ये कहते हैं कि छोटे देश में एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि इसराइल छोटा देश है, वहां पे अच्छे से काम कर सकता है, भारत और ईरान जैसे बड़े देशों में दिक्कत होती है। दूसरा ये कि जो ईरान ने अब किया है या ईरान जो कर रहा है वो अभी भी ईरान नहीं कर रहा है, वो ईरान के पीछे चाइना या रूस कर रहा है, और इन्होंने पहले फैसला नहीं लिया, अब फैसला लिया है, तो ईरान ये सब कर पा रहा है। कल की खबर मैंने देखा था कि चीन का मिलिट्री प्लेन लैंड किया है और अपना आइडेंटिफिकेशन को ऑफ करके जा रहा था, फिर भी उसका पिक्चर लोगों ने लिया हुआ है और ईरान पहुंचा है। मोस्ट प्रोबेबली उसमें मिलिट्री हार्डवेयर्स थे, लेकिन एक जाने से कुछ नहीं होगा, इस युद्ध के लिए बहुत सारा होना होगा, लेकिन छुप के संभवतः मैं चाहूंगा कि वह मदद हो। और जहां तक नॉर्थ कोरिया और रशिया की बात हो, वह तो मदद कर ही रहे थे शुरू से ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, और ईरान खुद ब खुद अपनी तैयारी कर रहा था। आपके पहले सवाल के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि क्या ईरान की मिलिट्री जो मेन लीडर्स थे या हैं, आईआरजीसी और जिसमें उसके खामेनेई भी हैं, इन लोगों ने पिछले 1-1.5 वर्षों से यदि आक्रमण को रुक रुक के किया था या नहीं किया था, इस बीच में क्या उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई है जिसका वो इंतजार कर रहे थे, भले ही उनके साइड के फोर्सेस तबाह हो गए हो, या क्या उस खामी को बराबर कर सकते, मुझे नहीं मालूम। या तो युद्ध जिस तरह से बढ़ता है वो हम देखेंगे। और जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल की निश्चित रूप से वह जो जोश था वह ठंडा गया है। गाजा पट्टी में जो कर रहे थे वहां से एकदम शांति, कुछ पता ही नहीं चल रहा, खबर नहीं आ रहा है कि वहां कुछ कर भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह हमास को कहीं ना कहीं से मौका मिल रहा है कि अपने आप को रिकूप करे, यानी फिर से अपने आप को जिंदा करें, मजबूती लाएं, ताकत बढ़ाएं। जी, इन बातों में कितनी सच्चाई है सर? लोग ये कह रहे हैं कि पिछले जो 4 महीने गुजरे, यानी कि जब से ट्रंप आया है, तब से ईरान ने अपनी तैयारियां तेज की हैं, क्योंकि उसे पता था कि ट्रंप आ चुका है, ट्रंप के आने के बाद ईरान को तबाह करने की कोशिशें बाइडेन से ज्यादा की जाएंगी। इन बातों में कितनी सच्चाई है? इसमें इसको हम देखें कि जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति थे, उस समय उनकी पूरी कोशिश थी, पूरी तैयारी थी कि ईरान पर आक्रमण करें। और जरूरी है केवल इसीलिए नहीं कि उसके परमाणु बम का, जबकि सीआईए का कहीं से न्यूज आया है जिसको लेके, या तो द गार्जियन या सीएनएन कहीं में आया है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, उनका अपना है। आईएईए ने भी यह कहा है कि नहीं है, भले ही उसके नजदीक हो नहीं हो, तो एक बहाना बनाकर उसको बर्बाद करने की कोशिश। दूसरे, मिडिल ईस्ट में उसको, उसकी जो एक रेसिस्टेंस फोर्सेस के पीछे वह थे जो तैयार कर रहे थे इसराइल के खिलाफ और पैलेस्टीन के हक में, उसको ट्रंप पहले काल में पूरी तरह से बर्बाद करने के चक्कर में थे और पूरी तैयारी इनकी थी, देख रहे थे कि कहां से हम इसराइल को ईरान को बर्बाद कर सकते कि नहीं कर सकते। तो वह उनकी चीज रही है, और वह मंशा जो तथाकथित रूप से यह वार्तालाप कर रहे थे ईरान के साथ, वह दिखावा था, और मंशा वही, वह तो दिख रहा है, तो उससे दिख रहा है किस तरह बढ़ रहे थे। और इसराइल ने अंततः, यह भी न्यूज में आया था कि भले ही इनकी संधि हो जाती, इसके बावजूद इसराइल अटैक करता, यानी जो कांटा एक बचा हुआ था, सीरिया खत्म हो गया, इराक नहीं रहा, हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया, हमास को कर दिया, बाकी रेसिस्टेंस फोर्स को खत्म कर दिया, लेकिन यदि इराक की वह स्थिति बनी रहती है, वही सरकार सत्ता बनी रहती है, तब इनके लिए खतरा था। उसको खत्म करने की कोशिश में यह आक्रमण होना ही होना था, आज नहीं तो कल। जी,
चलिए, आक्रमण के साथ सोच क्या थी, विचार क्या था इजराइल का, जो तैयारी 6 महीने से चल रही थी, उस पर करेंगे आगे बात। लेकिन अभी एक सवाल मैं और उठाना चाहता हूं। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका बोल रहा है कि हम इजराइल को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे, ब्रिटेन भी आ चुका है, फ्रांस से भी डिमांड की गई है, हो सकता है वो भी आ जाए, तो क्यों नहीं रूस, चाइना और उत्तर कोरिया ऐलान कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान के हवाले से खबर चली है कि उसने कह दिया कि अगर ईरान पर परमाणु हमला हुआ तो वो भी इसराइल पे परमाणु हमला कर देगा। तो ये तमाम देश क्यों नहीं कहते हैं कि अगर ईरान पे कुछ हुआ तो हम भी जो है इसराइल पर अटैक कर देंगे। चीन की तो बात मैं कर ही चुका हूं। चीन युद्ध में नहीं शामिल होना चाहता है। अब जो भी उसकी नीति हो, विदेश नीति नहीं, और बोल बचन तो देश दे के ही अंदर की सकता है ना नीति, सर, बोल बचन तो दे ही सकता है। बोल वचन यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में देते रहता है, लेकिन उसके अलावा अभी तक, या कल वाली जो खबर मैंने बताया कि व्यापार के लिए अपना, चूंकि ईरान का तेल चाहिए उससे, तो बदले में ये सब चीजें दे रहा, वहीं तक है। नॉर्थ कोरिया तो अपना समर्थन दे रहा है। एक्चुअली पुतिन पर निर्भर करता है। हम्म। कट कट के मरने से अच्छा है कि पुतिन खुलेआम घोषणा कर दें। और जो ईरान के साथ जो संधि हुआ था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसमें यह क्लॉज क्यों नहीं, आज भी मुझे खटकता है। और यह तो मुझे उम्मीद था कि वियतनाम के साथ और बाकी सब देशों के साथ होगा, जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ, या बेलारूस के साथ उनका संबंध है कि यदि आप पर आक्रमण होता है तो हम अपने पर आक्रमण मानेंगे और लड़ेंगे। यह पुतिन की क्या सोच बनती है, क्यों यहां पे आकर रुक जा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ब्रिक्स को मजबूत करने के चक्कर में है, मोनो मल्टी पोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश है, सिंगल पोलर वर्ल्ड से जाके अमेरिका की दादागिरी को खत्म करना चाहते हैं। तो यह मौका सही में है जो आप चाहते हैं, लेकिन यह निर्भर करता है कि पुतिन और उनके आसपास के जो लोग हैं, बल्कि बिल्कुल। मैं कहूं कि रूस का जो डीप स्टेट है वह क्या सोच रहा है, वह हमसे थोड़ा परे है। जी। चलिए, अब चलते हैं अपने उस मुद्दे की तरफ जिसके लिए आज हमने डिस्कशन रखा है। लग रहा था कि राइजिंग लॉयन नाम देकर इसराइल या इसराइल के पीछे की जो ताकतें हैं वो 1979 से पहले का ईरान फिर से बनाना चाहती हैं, और झंडे पे जो आज उन्होंने अपनी एक धार्मिक पहचान बना दी उसको हटा के फिर से वही सूरज और शेर और उसके हाथ में तलवार वापस लाना चाहती हैं। लेकिन लगता है कामयाब नहीं हो पाई हैं। जनता भड़क नहीं रही है, बल्कि वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी जो है कह रही है कि जो चल रहा है सब ठीक है। आपने बड़ा अच्छा ये प्रश्न उठाया, और हमारे सुनने वालों को समझना चाहिए कि जब शाह को हटाकर भले ही एक धर्म के आधार पर एक सत्ता बनी, वो अलग बात है, उस पर हम फिर कभी और चर्चा करेंगे। और इनकी पूरी कोशिश है कि शाह के बेटे को या जो भी उनको लाया जाए। आपको याद होगा कि जब महिलाओं का बहुत जबरदस्त वहां आंदोलन हुआ था, लाखों लाख की संख्या में आई थी, तो नेतान्याहू ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें साथ देंगे, तुम यहाँ की सत्ता बदलो। जबकि वहां की महिलाओं ने, विरोध करने वालों ने कहा था कि हमें नेतान्याहू की और जियोनिस्ट रिजीम की मदद नहीं चाहिए। अब आते हैं अभी प्रेजेंट में, वहां की जो लिबरल लीडर्स हैं, महिलाएं भी हैं जो बिना कवर की आई है, बिना बुर्का की आई है, उन्होंने भी सैकड़ों हजारों की संख्या में, जो अभी आंदोलन वहां चल रहा है, खड़ी हुई है, वह ईरान के सरकार के साथ है। और उन्होंने यहां तक कि रास्कल कहा, इनको बास्टर्ड कहा, वगैरह वगैरह कहा, इस जियोनिस्ट रिजीम को कहा कि हम अपनी सत्ता के साथ है इस युद्ध में, हम तुम्हारे साथ नहीं है। जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ईरान की बात है, इसको समझना होगा। यह कहते हैं कि हम हर तरह के युद्ध के खिलाफ है, हम जियोनिस्ट रिजीम और इंपेरियलिस्ट रिजीम यानी अमेरिका के खिलाफ है। वह जो सत्ता बदलना चाहते हैं यहां पे, हम उसके खिलाफ है। सत्ता बदला होगा तो हम जनता की मदद से, हम मजदूरों और किसानों और जो प्रताड़ित जनता है उनकी सत्ता बनाएंगे, ना कि उनके कहने से एक दूसरे राजा को या एक दूसरे धर्म को या इस प्रेजेंट वाले को बना के लाएंगे। हम अपने इस सत्ता के साथ भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं है। तो अभी ईरान की जनता मुख्य रूप से इनके साथ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ईरान या जो लेफ्टिस्ट है, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ ईरान है, वह अपनी सरकार के साथ पूर्ण रूप से उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि बाकी लिबरल्स है, लेकिन वह कहीं से भी इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं। वो कहते हैं कि युद्ध में हमें इजराइल को हराना है। तो इस चीज को हमें, इस अंतर को समझना पड़ेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी कहीं वो युद्ध नहीं चाहती, खासकर वह जबकि इंपेरियलिस्ट पावर के साथ हो, यानी अपनी सत्ता का विरोध करके वो इंपेरियलिस्ट पावर के साथ नहीं आ रही है, अपनी जनता का साथ दे रही है, उनके साथ वह पूरी तरह से है। एक वीडियो बड़ा आया था कि तेहरान में बैठ के लोग सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के और तालियां बजा रहे हैं, कि किस तरह से, जो वीडियो में आ रहा है
ईरान से मिसाइल जा रहा है इजराइल की तरफ, यानी ईरान की जनता में कहूं तो कहीं से भी इजराइल के साथ नहीं है। जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि वहां के लोग बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी हैं और अपने देश से प्रेम करते हैं और उन्होंने तमाम चीजों को देखा है और जो उनके साथ हो रहा है और कौन कर रहा है ये भी वो जानते हैं। बार बार कभी हिजाब आंदोलन के नाम पे वहां सत्ता पलटने की कोशिश की जाती है और अब ये हमले करके फिर से एक बार वहां पर सत्ता पलटने की जो कोशिश की जा रही थी, जो प्रयास किए जा रहे थे, मोसाद के वहां पे अड्डे बनाए जा रहे थे, अंदर अंदर सब कुछ खोखला करने की कोशिश ईरान के बड़े बड़े लीडरों को मारकर की जा रही थी, उसमें लगता है अभी तो ये कामयाब नहीं हो रहे हैं, फिर से एक बार इनको नाकामी मिल रही है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।